नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, अच्छी कविता क्या होती है, यह सवाल लगातार बीते दिनों मुझसे पूछा जाता रहा। मेरे पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं था, क्योंकि शायद अच्छी कविता इतनी आसान चीज नहीं होती कि आप उसको बहुत व्याख्याओं में बता सकें। लेकिन जो बात मेरी समझ में आती है वो ये कि हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ कविता होती है। जो हर व्यक्ति एक कवि हो सकता है, कुछ कविताएं लिख सकता है। अगर हमारे पास स्मृति है घर की, परिवार की, आंगन की, शहर की, छूटते हुए शहर की, माँ की, पिता की, एक अनकहे प्रेम की या एक विफल प्रेम की, या आने वाले दिनों की कल्पना की, या उन सपनों की जो हम देखते हैं जीवन में, अगर ये सपने हैं, ये स्मृतियां हैं, ये कल्पना है, तो हमारे पास कविता भी है। क्योंकि कविता का असली रसायन यहीं से बनता है, यहीं से कविता की आँच शुरू होती है। लेकिन जब हम सबके पास ये कविता है और हम सब उसको लिखते हैं, तो अमूमन क्या होता है, मैं लगातार जो युवा कवियों के काव्य पाठ सुनता हूँ, तो कई बार मुझे लगता है कि हम तमाम लोग एक ही तरह से कविता लिखना शुरू करते हैं, अपनी प्राथमिक प्रतिक्रियाओं को दर्ज करते हुए, प्रेम की स्मृति को, छूटे हुए घरों को, शहरों की याद को, अपनी कचोट को एक अच्छी, कई बार अच्छी के नाम पे या तो उर्दू निष्ठ या संस्कृत निष्ठ भाषा में रखने की कोशिश करते हुए, जाहिर है कि उससे भी कविता बनती है। लेकिन बड़ी कविता ऐसी तत्काल प्रतिक्रियाओं से नहीं बनती है। एक बात और मैं बता दूं कि जो सामान्य कविता और अच्छी कविता और बहुत अच्छी कविता और असाधारण कविता और अद्वितीय कविता, इनके बीच का जो फर्क होता है बिल्कुल सूत भर का होता है। कई बार ये पहचानना मुश्किल होता है कि कविता हमारी स्मृति में इस तरह गढ़ क्यों जाती है जिस तरह दूसरी कविता नहीं गढ़ पाती है, या कई बार ये लगता है कि कविता साधारण सी क्यों लग रही है। तो सूत भर का अंतर होता है। जैसे अक्सर मैं एक उपमा दिया करता हूँ, अक्सर मैं क्रिकेट का उदाहरण देता हूँ कि जिस गेंद पे विकेट मिल जाती है और जिस गेंद पे छक्का लग जाता है, दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है। दोनों की रफ्तार, दोनों की लंबाई, दोनों का टप्पा लगभग बराबर होते हैं। बस एक या दो सूत का अंतर होता है जो एक गेंद को सीमा रेखा के पार जाने को मजबूर करता है और दूसरी गेंद को विकेट लेने लायक बना देता है। कविता के साथ भी यही होता है। सूत भर का फासला है, सूत भर का फर्क है, लेकिन उस सूत को समझना आसान काम नहीं होता है। उस सूत को हम कैसे समझें, कविता को कैसे पढ़ें, उसको किस ढंग से बरतें, ये एक बड़ा सवाल होता है। यहाँ जो दो तीन चीजें मुझे ध्यान में आती हैं, एक तो जो मैंने पहले कहा, कविता की जो बड़ी जानी पहचानी परिभाषाएं हैं, उनमें एक वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने दे रखी है। वो परिभाषा ये है कि पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कविता जो है सशक्त भावनाओं का स्वतः स्फूर्त प्रवाह है, जिसको प्रशांत क्षणों में आप फिर से सृजित करते हैं, फिर से स्मृति में अपनी लाते हैं। ये एक बड़ी बात है। हम लोग ये तो करते हैं कि जो तत्काल भावनाएं आती हैं उनको तुरंत लिख डालने को बेचैन होते हैं। वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो जो हमारे भीतर होता है, अचानक उमड़ी एक बाढ़, कभी आंसू बनके, कभी मुस्कान की तरह, कभी भीगी आंखों और मुस्कान दोनों में और हमारे शब्दों में ढल जाती है, वो बिल्कुल प्राथमिक कविता होती है। उससे बड़ी वो कविता होती है जो प्रशांत क्षणों में, जिस पे वर्ड्सवर्थ का जोर है, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, आप तो वो जो देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं,
उसको नए सिरे से जो ओवरफ्लो है, जो भावनाओं की उमड़न घुमड़न है, उसको तत्काल मत लिखिए। उस पर थोड़ा विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। मुक्तिबोध ने बल्कि बाकायदा शायद सृजन के 3 क्षण कहा है। वो रचना प्रक्रिया के 3 क्षणों की बात करते हैं। एक अनुभव करने की, दूसरा उस अनुभव को अपने भीतर आत्मसात करने की, और तीसरा उसके अनुरूप अभिव्यक्ति खोज के उसको सामने लाने की। तो कविताएं जो हैं वो प्रथम प्रतिक्रिया नहीं होती हैं, उनके लिए थोड़ा ठहरना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। एक बात तो ये हुई, और इस प्रक्रिया में 2 बातें और जोड़ देता हूं जो मुझे लगता है कि शेयर करना जरूरी है। देखिए, बहुत सारी कविताएं हम वो सीधी मतलब ऐसी होती है, जिन कवियों को हम पढ़ते हैं वो हमें अच्छे क्यों लगते हैं। इसकी 2 वजह होती है। एक वजह तो ये होती है कि देखो, जो बात हम कहना चाहते थे वो कितने सुंदर ढंग से किसी दूसरे कवि ने कह दी है, जो हम उस तरह नहीं कह सकते थे। जो भावना हम व्यक्त करना चाहते हैं, प्रेम को लेकर, ममत्व को लेकर, मातृत्व को लेकर, अक्सर हम दूसरों की कविता उद्धृत करते हैं, जो हमारी कविताएं नहीं होती है। क्यों करते हैं? क्योंकि हम पाते हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं, जिनको कोई अमृता प्रीतम, कोई गुलजार, कोई केदारनाथ सिंह या कोई कुंवर नारायण रख रहे हैं अपनी भाषा में, शायद यही वो बात है जो मैं कहना चाहता था। तो जब कवि बिल्कुल किसी बात को इस मार्मिकता से दर्ज करता है जिस मार्मिकता से आम पाठक दर्ज नहीं कर पाता, तो उसकी कविता अच्छी लगती है। लेकिन कई बार कविता इससे भी आगे जाती है। जब ऐसा भी आता है समय कि पता चलता है कि अरे, इस तरह तो हमने सोचा ही नहीं था, ये कविता तो बिल्कुल नए ढंग से सोचने को मजबूर कर रही है। भावनाओं का ज्वार था, उमड़न घुमड़न थी, लेकिन ये दिशा नहीं थी, ये इशारा नहीं था कि इस तरफ रोशनी फूटती है, इस तरफ खुशबू आती है, इस तरफ आंच देती कविताएं हैं जो हमारे दिलों में उतर आती हैं। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, कविता में बिंबों का, रूपकों का बहुत महत्व है। शायद ये जॉर्ज संताइना ने कहा था, और किसी नाटककार की पर टिप्पणी करते हुए कहा था, कवि और दार्शनिक के बीच के चिंतन का फर्क बताया था। उन्होंने कहा कि दार्शनिक का चिंतन जो होता है वो तर्काश्रित होता है, लॉजिकल होता है। जैसे अगर 10 किलोमीटर कहीं जाना है और 5 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली, तो 5 किलोमीटर बाकी हैं। ये तर्काश्रित चिंतन हुआ। उसने कहा कि कवि का चिंतन रूपकाश्रित होता है, रूपक पे निर्भर होता है। वो जैसे आपने एक पेड़ देखा जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये मेरी बातें नहीं है, मैं फिर दोहरा दूं कि जॉर्ज संताइना ने किसी नाटककार के बारे में, मुझे याद था हाल तक उस नाटककार का नाम मैं भूल गया हूं, उस पर टिप्पणी करते हुए लिखा था। तो वो कहता है कि कवि का चिंतन मेटाफोरिकल होता है, रूपकाश्रित होता है। और उसमें क्या होता है, जैसे आप कोई पेड़ देखते हैं, आप पाते हैं कि पेड़ तो बहुत ऊंचा है और आपको मालूम है कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो आप बताते हैं कि देखो, जिस पेड़ की जड़ जितनी गहरी होती है वो पेड़ उतना ही ऊंचा होता है। इससे एक अर्थ ऊंचाई और गहराई के रिश्ते का बनता है, इससे एक कविता बनती है। ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं, और कविताएं जो हैं, जाहिर है कि उनमें हमारी भावना तो होती है। शायद सबसे जो बड़ी भावना होती है वो करुणा की होती है। मतलब वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जब पंत ने ये कहा था तो कविता को एक तरह से बता रहे थे कि ये हमारे आंसुओं की संतान होती है, वो चुपचाप आंखों से टपक पड़ती है। लेकिन चुपचाप आंखों से टपक पड़ने वाली कविता एक होती है, और उसको जब हम एक खास तरह से बरतते हैं,
अपने जीवन में, अपने समाज में और अपनी दुनिया में तमाम चीज़ों के बीच उसको प्रत्यारोपित करते हुए तब हम पाते हैं कि एक बड़ी कविता बनती है, एक ऐसी कविता जो हम सबको छू सकती है, छूती है। धूमिल की बड़ी मशहूर पंक्ति है कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज़ है। ये भाषा में आदमी होना क्या होता है? आदमी तो हम जीवन में होते हैं। असल में यहाँ धूमिल इस बात की ओर इशारा कर रहे होते हैं, या उसके अर्थ, एक बात और धूमिल को भी रोकता हूँ। इलियट ने कहा था कि कविताओं को अ गुड पोएम इज फेल्ट बिफोर इट इज अंडरस्टूड। एक बड़ी कविता, एक अच्छी कविता पहले महसूस की जाती है, बाद में उसके अर्थ समझ में आते हैं। तो जो बड़ी कविता है, जैसे अब संगीत को अलग अलग कलाओं के संप्रेषण के अलग अलग स्तर होते हैं। संगीत को आप महसूस करते हैं, वायलिन को आप महसूस करते हैं, गिटार को आप महसूस करते हैं, चित्रकलाओं को भी आप महसूस करते हैं। कविता अनुभव और विचार की संधि पे खड़ी होती है। लेकिन इस कविता को आप पहले महसूस करते हैं और उस महसूस करते के क्रम में कविता जो है भाषा में आदमी होने की तमीज़ हो जाती है। धूमिल जैसे एक नुस्खा दे जाते हैं। मैंने दोस्तों कोशिश की कि कविता पे कुछ बातें कर सकूं। अच्छी कविता क्या होती है, ये लगातार कविताएं पढ़ते हुए अपने भीतर के अनुभव को समझते हुए समझ में आता है। ये ज़रूर है कि जब अच्छी कविता आती है तो हमें कभी किसी बिजली की तरह हम पे गिरती है, कभी किसी बादल की तरह हम पे बरसती है, कभी धरती की तरह, घास की तरह हमें विश्राम की जगह देती है, कभी नींद की तरह आती है और कई बार बहुत अच्छी कविता हमारी नींद भी उड़ा देती है। शुक्रिया।